अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मैं हूं हुमा दुरानी। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा रहम करने वाला है। ए अल्लाह, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और आपको बताएं, नैब ने एक्शन लिया, अच्छी बात है। सिंध हुकूमत एक्शन ले रही है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में जिनके नाम आए उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। हलीम आदिल ने खुद एतराफ किया, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय इर्द गिर्द बैठे लोग हलीम आदिल से इस्तीफा मांग लेते तो हमारी जरूरत पेश न आती। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, नैब ने एक्शन लिया, अच्छी बात है। कराची में नासिर शाह का हुकूमती अरकान की इल्जाम तराशियों पर रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि हलीम आदिल से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में शामिल नामों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। ने भी उस पर एक्शन लिया है और फिर इनकी जो भी इस मौजूदा हुकूमत की कारस्तानियां हैं, जैसे एक अभी केपी में सामने आई, इसी तरह की और बहुत सारी, इनके जिस डिपार्टमेंट को चेक कर लें वहां पे आपको इस तरह की इर्रेगुलरिटीज निकल आएंगी। रिपोर्ट आई थी, उस पर क्या एक्शन लिया गया, और जो दीगर चीजें आ रही हैं, दवाइयों वाला आपके सामने गुजर गया था, उस पर कुछ नहीं हुआ आज तक। के इलेक्ट्रिक, हैस्को, सैपको, लेस्को, जितने इदारे हैं वो जिस तरह लोगों की जिंदगियां उन्होंने अजीरन की हुई हैं वो भी आपके सामने, और उसमें भी सारी नाअहली फेडरल गवर्नमेंट की है कि उनको वो चीजें प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहे, और फिर जाहिर है वो जब उनको सारी चीजें नहीं होंगी तो उनकी परफॉर्मेंस में जरूर फर्क पड़ेगा। उसमें भी इन्होंने न खुद इंपोर्ट किया जब ऑयल की प्राइसेस बहुत कम थी, ना उन OMCs को करने दिया इन्होंने इंपोर्ट, जिन्होंने इनसे कहा था कि उनके पास स्टोरेज की जगह भी है। तो ये इस वजह से ये सारी चीजें हुई। ऑयल प्राइस कम हुई तो किसी को वो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, उसका फायदा ना ऑयल मिला, ना ही उसकी वजह से जो दीगर चीजों में अशिया खुर्दोनोश में कमी आती है वो हुई। तो ये बहुत सारी इस तरह की नाअहलियां इस हुकूमत की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान कर दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं, सूबे में हर काम पर 52% रिश्वत ली जाती है। 256 एकड़ जमीन के मामले में कोई सदाकत नहीं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी का सूबाई हुकूमत की बदउनवानी बेनकाब करते रहने का ऐलान। कहते हैं, करप्शन वालों के तहरीक इंसाफ में कोई गुंजाइश नहीं है। 2 साल की पूरा BMW का जोर, वजन, मुराद अली शाह का वजन, मेरे ख्याल से साथ जो मुल्क पर भारी है उसका वजन, और उसके बावजूद सिंध हुकूमत जिसके पास तमाम लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जिसको तमाम मामलात की खबर है जमीनों की, वो इन पे केस नहीं बना सकी। करप्शन की कहानी तो जब खुलेगी सिंध की तो नैब में हम भी एक कंप्लेंट दाखिल करने जा रहे हैं कि पूरी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ मैं अब एक कंप्लेंट दाखिल करूंगा कि इन्हीं ने सिंध को बर्बाद किया, इन्हीं ने पैसे लूटे हैं, और मैं देखता हूं कि अब नैब सिंध जो है वो क्या एक्शन लेगी। हम बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इंक्वायरी को वेलकम करते हैं, हमें परेशानी नहीं है। और जब हम जुडिशियल इंक्वायरी के लिए सामने पेश कर रहे हैं, 2008 के बाद क्या होता है, इनके दौर में सरकारी फीस हम सब देने को तैयार है, जो सरकारी कीमत है, लेकिन भाई भत्ता जो ऊपर कमीशन है जो सरकारी कीमत से 3 गुना ज्यादा होता था। टप्पी से स्टार्ट हुआ और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिस्टम के तहत चलता रहा। जो जेन्युइन लोग थे किसी ने भत्ता नहीं दिया, उन्होंने कहा पैसे लो सरकारी, हम तैयार है, आज भी तैयार है। और कोर्ट में जब एक बार रिक्वेस्ट मौजूद हो उसके बाद कुछ रहता नहीं है। और ये तमाम चीजें हाई कोर्ट के अंदर स्टेज हैं, सूट्स हैं, 99 की देने को तैयार है, लेकिन 99 दिया नहीं इन्होंने किसी को। हम ये नहीं कहते कि जब नैब की पेशी का मामला हो तो भी बीमार हो गए, नैब जब भी बुलाएगी हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, सब कुछ बताएंगे। और हमें
پی پی رہنما سعید غنی نے نیب پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ وزیر سعید غنی نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ نیب پی ٹی آئی کے کسی رکن کے خلاف کارروائی کرے۔ نیب حلیم عادل شیخ کو کلین چٹ دینا چاہتی ہے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مافیا کو نوازا۔ صوبائی وزیر سعید غنی خسرو بختیار کے اثاثے بڑھ گئے، لیکن نیب خاموش ہے۔ حبیب جان نے کہا، پی ٹی آئی کے دھرنے امن کمیٹی کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ علی زیدی جھوٹ بول رہے، پی ٹی آئی والے سانحہ بلدیہ پر بات کرنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ صدر پاکستان عارف علوی، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور علی زیدی، ان تینوں افراد نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی۔ اس 3 رکنی کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ امن کمیٹی سے رابطہ کریں اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے راضی کریں، اور اس 3 رکنی کمیٹی نے رابطہ کیا، اور اس کے بعد ان کی جو رابطے تھے وہ بڑے، اور پھر پی ٹی آئی کے جو دھرنے تھے کراچی کے، جو سی وی پر انہوں نے دھرنا دیا، اس میں امن کمیٹی کے لوگ شریک ہوتے رہے اور ان کے اسٹیج پر بیٹھتے رہے، اور ان کی دعوتیں ہوتی رہیں، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں کراچی سے منتخب ہونے والے ایم این اے کے گھر پر۔ یہ باتیں میں کہتا رہا ہوں اور ان میں سے یہ مان نہیں رہے تھے، لیکن حبیب جان نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی ہے کہ کراچی میں ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے امن کمیٹی کی وجہ سے کامیاب ہوئے اور اس میں ان کے لوگ شریک ہوتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور وفاقی وزیر نیب کے رڈار پر آ گئے ہیں۔ قومی احتساب بیورو نے وزیر ہوا بازی غلام سرور خان اور ان کی اہل خانہ کی جائیدادوں کی تفصیلات جمع کرنا شروع کر دی ہیں۔ مختلف اداروں سے ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ دوسروں کی کرپشن کی داستانیں سریعام بیان کرنے اور انکشافات کرنے والی برسر اقتدار جماعت پی ٹی آئی کے رہنماؤں، وفاقی اور صوبائی وزراء کے کارنامے بھی سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تحریک انصاف کے ایک اور رہنما اور وفاقی وزیر کے خلاف نیب نے گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ قومی احتساب بیورو نے وفاقی وزیر غلام سرور خان کے اثاثوں، زمین اور جائیداد کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ محکمہ ریونیو راولپنڈی نے غلام سرور خان کے اثاثوں کا ریکارڈ نیب کو بھیجا۔ نیب کو ملنے والی تفصیلات میں غلام سرور خان، ان کی اہلیہ اور بچوں کی زرعی، کمرشل اور رہائشی جائیدادوں کا حساب کتاب درج ہے۔ نیب نے ایف بی آر اور الیکشن کمیشن سے بھی غلام سرور خان کا ریکارڈ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب کی جانب سے تمام اداروں سے ریکارڈ ملنے کے بعد وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کے اثاثوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا۔ گریڈ 17 سے 19 کے افسران کا پوسٹنگ پلان 4 ماہ سے التوا کا شکار ہے۔ وزارت خارجہ نے تاحال 35 افسران سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ وزارت خارجہ کے گریڈ 17 سے 19 کے افسران کا پوسٹنگ پلان التوا کا شکار ہو گیا۔ 35 افسران اپریل 2020 سے بیرون ملک تبادلوں کے منتظر ہیں اور وزارت خارجہ نے تاحال 35 افسران سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ قومی خزانے کو بھی نقصان ہو رہا ہے، جبکہ تبادلوں کے منتظر افسران ذہنی دباؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے سفراء ہائی کمشنرز کی نامزدگیوں کا 23 جون کو اعلان کیا تھا۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے مرزد لائن پر موجود ہیں اون شرازی۔ جی اون شرازی، گریڈ 17 سے 19 کے افسران کا پوسٹنگ پلان ملتوی ہو گیا وزارت خارجہ میں؟ جی اعتزاز، بالکل دیکھیے، یہ وزارت خارجہ میں 3 ماہ پہلے جو ہے وہ سفیروں اور ہائی کمشنرز کو تعینات کیا گیا تھا۔ ان کے بعد گریڈ 17 سے 19 تک کے افسران کی تعیناتیوں کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن یہ جو تعیناتیاں ہے یعنی پوسٹنگ پلان جسے سفارتی زبان میں کہتے ہیں، 4 ماہ سے یہ التوا کا شکار ہے۔ 35 افسران جو ہے گریڈ 17 سے 19 تک ان کا یہ پوسٹنگ پلان تھا جنہیں مختلف ممالک میں پوسٹ ہونا تھا۔ انہوں نے اپریل 2020 سے پوسٹ ہونا تھا، لیکن یہ ابھی تک 4 ماہ سے تبادلوں کے منتظر ہے۔ وزارت خارجہ نے تاحال 35 افسران سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تبادلوں کے منتظر افسران ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور قومی خزانے کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے سفراء ہائی کمشنر کی بیرون ملک نامزدگیوں کے اعلان 23 جون کو کیا تھا، تو ابھی تک جو وزارت خارجہ کے ذرائع سے ہماری بات ہے ان کے حوالے سے یہی کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ ہفتوں میں یہ فیصلہ کر لیا جائے گا۔ آنے والے کچھ ہفتوں میں یہ فیصلہ کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ اون شرازی۔
کرپشن کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے ہی نیب زدہ نکلے. تحریک انصاف نے بڑے مگرمچھوں کو جیلوں میں ڈالنے کے بلند و بانگ دعوے کیے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اوروں کو نیکی کا درس دینے والے خود بھول گئے. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دوسروں کو دھوکہ دینے اور دھوکے کا سبب بننے والے جہنمی ہیں. ذخیرہ اندوزی کرنے اور ان سے پہلو تہی کرنے والے بھی جہنمی ہیں. اس کے باوجود ملک میں رشوت خوری کا بازار گرم ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہی انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے. نیب نے حلیم عادل شیخ کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا تو اگلے ہی روز اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کے ساتھ بیٹھ کر کرپشن کے خلاف درس دینے بیٹھ گئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جب نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو بھی بیمار ہو گئے. نیب جب بھی بلائے گی ہم جائیں گے, ضرور جائیں گے, سب کچھ بتائیں گے اور ہمیں جانا چاہیے. کرپشن کے خلاف جہاد تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے. حکومت میں شامل متعدد رہنماؤں کو نیب کیسز کا سامنا ہے. معلم جبہ اسکینڈل میں وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نیب طلبی بھگت چکے ہیں. بابر اعوان نندی پور کیس بھگت چکے. علیم خان آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں جیل کی ہوا کھا چکے. پنجاب کے وزیر جنگلات سبطین خان غیر قانونی ٹھیکے دینے کے الزام میں نیب کے ہاتھوں گرفتار اور رہا ہوئے. اور اب اجمل وزیر کو کرپشن کی مبینہ آڈیو کال لیک ہو جانے پر مشیر اطلاعات کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑ گیا. نور الحق قادری کو وزارت کی ایک عمارت اپنے کاروباری شراکت دار کو کرائے پر دینے کے الزامات کا سامنا ہے. نیب نے وزیر ہوا بازی غلام سرور خان پر آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس کھول دیا. آٹا چینی بحران کا فائدہ اٹھانے والوں میں جہانگیر ترین، پرویز الہی، خسرو بختیار کے بھائی، سابق صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری سمیت دیگر حکومتی شخصیات کے نام آئے لیکن سب ہی سزا سے بچ گئے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی اپنی رپورٹ میں پاکستان میں سال 2018 کے مقابلے میں 2019 میں کرپشن کے رجحان میں اضافے کا انکشاف کیا تھا. تحریک انصاف کے دور میں کرپشن بڑھ جانے پر عوام میں تشویش پائی جاتی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کرپشن کے خاتمے میں ناکام کیوں ہوئی؟ طرز حکمرانی بہتر انداز میں چلانے میں ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کا جواب وزیر اعظم عمران خان سے ہی سننے کے منتظر ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی، نہ مذہبی اقدار کا لحاظ نہ کوئی شرم و حیا. منافع خور ملک میں عید قربان سے 3 ہفتے پہلے ہی سرگرم ہو گئے. ملک بھر میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. مہنگائی کے ستائے عوام کی دہائیاں اور اشیاء ضروریات سستی کرنے کا مطالبہ کر دیا. شرم تم کو مگر نہیں آتی، نہ مذہبی اقدار کا لحاظ نہ کوئی شرم و حیا. منافع خور ملک میں عید قربان سے 3 ہفتے پہلے ہی سرگرم ہو گئے. ملک بھر میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. مہنگائی کے ستائے عوام کی دہائیاں اور اشیاء ضروریات سستی کرنے کا مطالبہ کر دیا. پاکستان میں ہر سال کی طرح اس سال بھی منافع خور مافیا مذہبی تہوار کا تقدس بھلا بیٹھے. عید قربان سے پہلے ہی عوام کو قربانی کا بکرا بنا دیا. شہر شہر مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا. لاہور میں 27 روپے کلو میں ملنے والا ٹماٹر 130 پر چلا گیا. 145 روپے کلو میں بکنے والا لہسن 200 روپے میں کلو ملنے لگا. ادرک کی قیمت میں بھی 7 روپے تک اضافہ ہوا. فیصل آباد میں پیاز کی قیمت 8 روپے بڑھ گئی. اور تو اور مرغی بھی 290 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی. دیگر شہروں میں بھی سبزیوں اور مسالہ جات کی قیمتوں کو راتوں رات پر لگ گئے. مہنگائی آ نہیں رہی، مہنگائی آ گئی. سبزیوں کی قیمتیں زمین کو نہیں آ رہی. حکومت بھی تھک ہار گئی. سبزیاں، پھل، دالیں، گوشت سب کے سب مہنگے ہو گئے. رپورٹ کر رہے ہیں سجاد کاظمی. سبزی کے بڑھ گئے بھاؤ، شہریوں پر مہنگائی کا دباؤ. ان کی دہائی سے حکومت کو اب تک آیا نہیں کوئی تاؤ. ٹماٹر نے شہریوں کے بڑھا دیے گھاؤ. حکومت اب تک سبزیاں اور پھلوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. کافی ان لوگوں نے حکومت نے مہنگائی کر دی ہے. مطلب مشکل ہے عوام کے لیے بھی یہ سب، مطلب اس کو افورڈ کرنا، وہ کرنا. مطلب اب اگر آپ دیکھ لیں ہمارا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. ملک بھر میں جن اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو یہی حال اسلام آباد کا بھی ہے. حکومت اور شہری انتظامیہ کی مہنگائی کنٹرول کرنے کے اقدامات نظر نہیں آ رہے. پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور سستی اشیاء بازاروں سے ناپید ہیں. 150 تک ٹماٹر بھی بیچ رہے ہیں، چن کا جو دیتے ہیں یا دکاندار کہتے ہیں جی پیچھے مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا، پیٹرول ہو گیا. اور سبزی تو کوئی بھی 100 روپے تو تلے ہے ہی نہیں. ہر چیز میں فراق ہے، کوئی چیز بھی کم نہیں ہے. ایسی آگ لگی ہے ملک میں کہ غریب بندہ تو دیکھ سکتا، لے نہیں سکتا.
शहरी कहते हैं कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं कि ये मूंग और मसूर की दाल की बजाय अब ये मूंग और सब्जी का मुहावरा भी सादक आने लगा है। क्या सब्जियां, क्या दालें, क्या गोश्त, क्या फल, सभी महंगा हो गया। शहरी कहते हैं प्राइस कंट्रोल अथॉरिटियां बनाई तो गई, लेकिन शायद हुकूमत फाल करना भूल गई। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में सब्जियां और फल महंगे हो गए। दुकानदार सरकारी निर्ख के बजाय मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। फलों के बादशाह आम अवाम की पहुंच से दूर हो गया। सरकारी निर्ख 120 लेकिन 150 से 200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। भिंडी 150 रुपए, आलू 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। मजीद सूरत हाल जानते हैं इजलाल हैदर से। जी इजलाल, बताइएगा दुकानदारों का क्या कहना है, क्यों ज्यादा दाम वसूल कर रहे हैं? आम मार्केट में सब्जियों और फलों के जो सरकारी नरखनामे हैं उसके मुताबिक फ़रोख्त आज भी नहीं की जा रही। सब्जियों की बात करें, सब्जियों में जो लीमू का रेट है सरकारी तौर पर वो आज 100 रुपये दर्ज किया गया है, लेकिन मार्केट में 120 से 130 रुपये तक किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और दूसरी जानिब जो दीगर सब्जियां हैं हर एक में यकसा रेट जो है वो किसी के भी नहीं है, सरकारी नरखनामे के मुताबिक बिल्कुल रेट नहीं है। वैसे तो 115 रुपये लीमू का रेट है और बाज़ जगहों पर 110 है, सरकारी नरखनामे पर 110-15 रुपये है, लेकिन उसके पर फ़रोख्त नहीं की जा रही, उससे ज़ायद ही फ़रोख्त हो रहे हैं। भिंडी का रेट 90 से 100 रुपये दर्ज है, लेकिन आम मार्केट में 120 से 140 रुपये किलो तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। शुक्रिया इजलाल हैदर, हमें आगाह कर रहे थे। और आपको बताएं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डाउन कर सकते हैं और स्लो डाउन करने का मकसद ये था कि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इतना बढ़ा दें कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ एग्जॉस्ट ना हो जाए। हमने उस दिन से काम शुरू किया, बीच में प्रॉब्लम्स आए थे, कुछ दिन ऐसे थे जब हमारे पास अस्पताल में वाकई बहुत मेजर इश्यूज आ गए थे, लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन उसको जो हमने ग्राउंड वर्क ले किया था उसने रिजल्ट्स प्ले करना शुरू किए। और अब हमने, जैसे आपको पता है, रिसेंटली हमने कराची को इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल का एक फ्लोर भी, 2 फ्लोर बल्कि तैयार कर लिए हैं। 2 और फ्लोर एंड ऑफ द मंथ हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास 48 ICU और तकरीबन 122 ECU यूनिट्स होंगे। 16 इमरजेंसी यूनिट्स भी हैं, उसमें इमरजेंसी बेड्स भी हैं। फिर उसका ब्लॉक B और C, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह इसी माली साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। दिसंबर तक हमारा प्रोग्राम है कि उनको भी कंप्लीट कर दें। हमने सिविल अस्पताल में बहुत ज़्यादा बढ़ाई फैसिलिटीज़, हमने सर्विसेज अस्पताल को कन्वर्ट किया कोविड में, वहाँ फैसिलिटीज़ हैं। लियारी जनरल हॉस्पिटल में हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ाई। तो अब इन सब कामों के बाद, इन सब चीज़ों के बाद हम थोड़े से कंफर्टेबल हैं अपनी प्रिपेयर्डनेस में। एक चीज़ जिसमें मैं खुद थोड़ा सा जिक्र भी मैंने किया था, टेस्टिंग। इस वबा का कंट्रोल, जब तक इसकी कोई वैक्सीन है, जब तक इसकी कोई दवा है, अभी तक डॉक्टर्स को भी नहीं पता। वो दवाएं डिफरेंट, कभी कोई इलाज होता है, कभी कोई इलाज होता है। वो शुरू में क्या हाइड्रोक्लोरोक्विन थी या क्या थी, उसका कह रहे थे इस्तेमाल करें, वो कहते उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो डॉक्टर्स को भी अभी पता नहीं है इस चीज़ का पूरा इलाज। जब तक वो इलाज आए, हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है लोगों को। अगर कोई आइडेंटिफाई होता है उससे फिर ट्रेस करके बाकी लोगों को ढूंढना है। और फाइनली हमने उनको टेस्ट करके और एक तरफ करना है, या वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको देखना है, ताकि इसकी वबा का फैलाव रोक सके। उसमें जो हम चाह रहे थे पहले दिन से, और वो उस हद तक कामयाबी मैं कहूँगा पूरे मुल्क को नहीं हुई है। और ये फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रही थी, कहते थे कि 50,000 का हम कैपेसिटी कर लेंगे इतने दिनों में। 2 महीने पुरानी बात है जब भी हम कहते थे कि 50,000 की कैपेसिटी हो जाएगी 20। अब हमारी 24-25 हज़ार टेस्ट रोजाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं, कराची वाले एक के बाद एक मसाइल उनके लिए जन्म लेने लगे। कराची में दूध फरोशों ने दूध की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करते हुए फी किलो 10 रुपए दाम बढ़ा दिए। शहरी मुनाफाखोरों के इस इकदाम पर चकराह कर रह गए। अंधेर नगरी चौपट राज। कराची में बिजली और पानी माफिया के बाद डेयरी माफिया भी बेलगाम हो गई। रोजमर्रा इस्तेमाल के दूध की कीमत एकदम आसमान पर पहुंच गई। दुकानदारों ने दूध की कीमतों में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 रुपए इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद दूध 120 रुपए फी लीटर बिकने लगा। दुकानदारों के मुताबिक शहर में दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर है,
लेकिन गुज़श्ता 1 साल से दुकानदार खुलेआम 110 रुपए फी लीटर फरोख्त कर रहे हैं। अब एक बार फिर डेयरी फार्म्स ने एक्स फार्म कीमत बढ़ाकर दुकानदारों को दूध महंगा फरोख्त करना शुरू कर दिया, जिससे दूध की रिटेल कीमत बढ़ गई। जबकि कमिश्नर समेत कराची की शहरी हुकूमत डेयरी माफिया को लगाम देने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। पहले से मसाइल में घिरे शहरी फिर किसी निजात दहिंदे के मुंतजर हैं। कराची में डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमत में 10 रुपए खुद साख्ता इजाफे पर शहरी बरहम हो गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि डेयरी फार्मर्स को लगाम दें। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा सच टीवी शाहिद एजाज से। शाहिद एजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके हुसैनाबाद पर, जहाँ पर एक दूध की दुकान पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है दूध की कीमतों में जो इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद जो है लोगों के अंदर, शहरियों के अंदर गम गुस्सा नजर आता है। आइए हम इन दुकानदार से पूछते हैं कि दूध की कीमतों में जो इन्होंने इजाफा किया है किस बुनियाद पे किया है। भाई देखो, अच्छा, आप ये बताइएगा जो दूध की कीमतों में आपने इजाफा किया है किस बुनियाद पे ये किया है? अभी भैंसों वालों ने रेट बढ़ाया तो आगे दूध वालों ने रेट बढ़ाया, दुकानदारों ने बढ़ाया। रेट पीछे से बढ़े है, दूध वालों ने रेट जो अंजमन बनी है ना भैंसों वालों की, उन्होंने रेट निकाला है 11 तारीख से। अच्छा, इसी बात पे जो हम देखते हैं, अभी हमारे साथ शहरी भी कुछ मौजूद है, हम शहरियों से बात करेंगे और शहरियों को क्या कहना है, शहरियों में गम और गुस्सा नजर आता है, उनसे बात करते हैं उनको क्या कहना है। जी बताइएगा कि दूध की कीमतों में जो इजाफा हुआ है आप पर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहले 80 रुपये था, कभी 90 रुपये हो जाता है, तो कभी 120, अभी 120 कर दिया। दूध इतना महंगा कर दिया इन लोगों ने, कोई वो तुकी नहीं है। लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान है वैसी, और ये दूध के रेट बढ़ा के बैठ गए। अब आप कहेंगे दूध के बारे में, दूध 120 रुपये दूध किलो कर दिया इन लोगों ने। हाँ, कल से तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? यही कह सकते हैं, हुकूमत को सोचना चाहिए ना गरीबों के, आवाम के लिए। सबके गोश्त भी पहुंच से दूर हो गया, दूर भी हो गया, तो क्या खाएगी गरीब बाबा? इतना तो सोचना चाहिए ना, अल्लाह इनको अकल समझ दे, और कुछ तो नहीं बोल सकते। सही है ना? जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा नजर आता है। लोगों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस रेट को इस तरह नहीं बढ़ाया जाए, जैसी कि एक लॉकडाउन, दूसरी जानिब बिजली का मसला, पानी का मसला, कारोबार नहीं, उसके बाद दूध के ऊपर जो एकदम रेट बढ़ा दिए गए। लोगों को यही कहना है कि हुकूमत जो है इस रेटों को कम करे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नाइंसाफ है। बहुत शुक्रिया शायद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क में महंगाई बेकाबू है, सब्जियां हो या फल, हर चीज की कीमत गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। टमाटर जो चंद रोज कबल 50 रुपए का किलो था, अब 120 रुपए तक पहुंच गया है। शहरियों का कहना है कि कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, हुकूमत अपने वादे पूरे करे। हर बंदा जो है ना, दुकानदार खुद बनाए मर्जी से जो है बढ़ाते हैं, रेट बढ़ा देते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट के। चीजें इसकी वजह से महंगी, क्योंकि हुकूमत ने जो लिस्ट की है उसके मुताबिक जो है दुकानदार उसको अप्लाई नहीं करते, और दुकानदार खुद जो है प्राइस को बढ़ाते हैं। महंगाई का दौर चल रहा है, गरीब बंदा तो फंस गया है, क्या करें? 300-500 रुपए कमाने वाला बंदा कहाँ जाएगा? गरीब बंदा फंस गया है, पर बड़े आदमी तो उनके लिए तो सब कुछ सस्ता ही है। महंगाई बहुत हो गई है भाईजान, महंगाई की वजह से बहुत लोग परेशान है, मजदूर बंदा तो बहुत परेशान है। आटा, घी ये तो और महंगा ज्यादा हो गया, दाल महंगी हो गई है, हर चीज महंगी हो गई है। गरीब कहाँ से पेट अपना पाले? हम दाल खा नहीं सकते, आलू 60 रुपए 70 रुपए खा नहीं सकते, हम जो सब्जियां नहीं खा सकते, तो हम बकरे का गोश्त, बड़ा गोश्त हम गरीब आदमी कैसे खाएं? भाई हमें खुदारा महंगाई को कम करो। आप भी एक मुसलमान मुल्क है हमारा, मेहरबानी करके कुछ रहम करें, गरीबों पे रहम करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां के मकीनों ने गुज़िश्ता कई सालों से सरकारी पानी देखा ही नहीं। कोरंगी क्या 51B का इलाका सरे फहरिस्त है। शहरियों का कहना है कि बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ये इलाका है कोरंगी 51B का, जिसे कायम हुए कई दिहाइयां बीत गई, लेकिन यहाँ के मकीन आज भी पानी जैसी बुनियादी और अहम जरूरत से महरूम हैं। कल मैं 2 दफा गिरी हूँ, उधर से लेके आई हूँ मैं पानी, जाके पीछे गली से 2 बाल्टी मीठा पानी लेने के लिए, पैसे भी नहीं होते बाजू वक्त मेरे से, मैं 2 दफा गिरी हूँ। हमारी कोई जिंदगी है, इस पानी के चक्कर में मर जाएंगे, पानी नहीं आएगा इस एरिए में। छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, जो इस काबिल भी नहीं कैन उठाने के, वो बच्चे जाते हैं, माँ बाप कहते हैं जाओ बेटा पानी लाओ पीने के लिए,
कोई दे देता है, कोई नहीं देता। 51B के मकीनों का कहना था कि गुज़िश्ता कई सालों से पानी की किल्लत से दो चार हैं, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। पानी तो यहाँ पे तकरीबन अब 20 साल से तो मसाइल हैं, लेकिन कभी कभी आता है तो आधे घंटे आ गया तो आ गया, वो भी सालों बरसों में। पहले यहाँ का निज़ाम सही था पानी का, लेकिन अभी तकरीबन 18-20 साल से हम लोगों को बड़ी जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। बस ये गुजारा क्या भाई, कई बार रक्षा लेके जाते हैं, वहाँ से 2-4 ड्रम भर के लेके आते हैं, फिर जाके बच्चे खाना पकाना करते हैं। बाकी पानी की तो बहुत ज़्यादा तंगी हो गई अब के साल, इतनी तंगी है कि कभी जिंदगी में नहीं देखी। इलाका मकीनों ने सियासी लोगों को पैगाम देते हुए कहा कि इलेक्शन से कबल वोट के लिए हमारे दरवाजों पर दस्तक देने की जरूरत नहीं। वोट लेने के लिए हर कोई आ जाता है, अब हमारा वोट जो है ना ये समझ लें कि जाया कर देंगे, लेकिन वोट किसी को भी नहीं देंगे, ये देख लीजिएगा आप। कैसे खटखटाएंगे, खटखटाने के लायक ही नहीं है, क्यों खटखटाएंगे? हमारी मर्जी, हम किसी को भी वोट दें, हम मुंतखब करते हैं ना, जाया कर देंगे मगर देंगे नहीं किसी को। हम नहीं देंगे भाई वोट, ऐसी हुकूमत से बेकार है ना, जहाँ कहते कोई सहूलत ही नहीं है, ना वहाँ पे पानी की, ना वहाँ पे सेवरेज की, कोई नहीं कि गंदे पानियों में रहे क्या। कोरंगी के इलाके 51B के अलावा शहर के कई इलाकों के मकीन पानी की किल्लत से दो चार हैं। कोरंगी के इलाके 51B के मकीन कई सालों से पीने के साफ पानी से महरूम हैं। इन्होंने अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि पीने के साफ पानी की लाइन फौरी तौर पर ठीक की जाए ताकि उनकी मुश्किलें कम हो सकें। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर असद उमर के दावे धरे के धरे रह गए कि इलेक्ट्रिक ने अपना आप दिखा दिया। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म तो ना हुई, बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर के वादों के बावजूद कराची के शहरियों को बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का वादा पूरा न हो सका। के इलेक्ट्रिक की मनमानियां जारी शहरी अजाब झेलने पर मजबूर है। शहर में एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कम हुआ, न ही गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म हो सकी। के इलेक्ट्रिक के लिए फर्नेस ऑयल और गैस की सप्लाई में इजाफा किया गया। असंतु और CNG सेक्टर को गैस फराहमी 2 रोज के लिए रोक की गई, लेकिन फिर भी हालात जूं के तूं हैं। कराची के शहरियों को सुकून मैसर न आ सका। शहर भर में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। गर्मी के सताए शहरी इस वक्त दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। दिन को बिजली आती है न रात को। वफाकी वजीर असद उमर ने हालात न बदलने पर के इलेक्ट्रिक को तहवील में लेने का अंदिया दे दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक की निजकारी की है, कराची की नहीं। कराची के शहरियों के वोट से मुंतखब होकर ऐवान में पहुँचने वाले नुमाइंदे भी बिजली लोड शेडिंग से निजात दिलाने के खातिर ख्वाह इंतजाम करने की बजाय एहतजाज और धरनों से अवाम को टरखाने में मसरूफ है। नित नए दावे, वादू और तिफल तसल्लियों से आजिज अवाम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्हें हर तरह से बहलाया जाता है और वक्त लिया जाता है ताकि हर गुजरते दिन के साथ बात पुरानी हो जाए और अवाम दीगर मसाइल में उलझ जाएं। लेकिन मसाइल हल होने के लिए ठोस इकदाम कहीं भी किसी भी सतह पर देखने को नहीं मिलते। क्या यही उनके वोट की कदर कीमत है? पिशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो गए, घर में भी सुकून नहीं, कई घंटे बिजली का गायब रहना मामूल बन गया। अदनान शाहिद की रिपोर्ट। पिशावर में सूरज ने आंखें दिखाई तो शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे जबकि मुजाफाती इलाकों में 15 से 17 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तो गर्मी है, सर्दी में भी लोड शेडिंग होती है, 5-5 घंटे 6-6 घंटे होती है, सुबह शाम रात। और सुबह ज्यादा लोड शेडिंग वहाँ सईदाबाद नंबर 1 पे ज्यादा है, पूछने वाला कोई भी नहीं है। जी जिस तरह आपने कहे कि लोड शेडिंग तो वो तो हमारे डेली बेस पे बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात हो रही, क्योंकि हमारे यहाँ पर कारोबार में जो है डेली हर रोज़ जो है हमारे दिन में 3-4 दफ़ा जो है 1 घंटे 2 घंटे के लिए डेली जो है बिजली जाती है। इसी तरह हमारे जो है जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी जब बिजली नहीं होती है तो हम कैसे काम करें। तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जहां शहरी परेशान हैं तो वहीं पर कारोबारी हजरात का काम भी मुतासिर हो गया है। इतनी है कि जो रास्ते हमारे बंद हैं, दुकान पे आते तो बिजली बंद हो जाती है, काम नहीं होता, सारा दिन ऐसे ही गुजार देते हैं कि यहाँ पे कोई कोरोना की वजह से नहीं छोड़ते काम के लिए, कोई ऐसे कारोबार बिल्कुल है ही नहीं। कोई बिजली की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। बिजली की बंदिश की वजह से पिशावर के शहरी न आराम के रहे और न ही कारोबार के। पिशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहां पर इलाका मकीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है तो वहीं पर कारोबारी हजरात का कारोबार भी ठप होकर रह गया है। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पिशावर।
पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 74 अफराद की जान ले ली। जहां बहक अफराद की तादाद 5197 हो गई। मजीद 2000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मरीजों की तादाद 2,48,872 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। मुतासरा मरीजों की तादाद भी हजारों के हिसाब से बढ़ रही है। मुजी वबा ने मजीद 74 अफराद की जान ले ली। जाम बहक अफराद की तादाद 5197 हो गई। कोरोना के मजीद 2521 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मरीजों की तादाद 2,48,872 हो गई। पंजाब में 86,556 कोरोना केस रिपोर्ट हुए। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 1,03,836 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 30,078 कोरोना केस सामने आ गए। बलोचिस्तान में 11,157 मरीज कोरोना में मुब्तला हैं। इस्लामाबाद में कोरोना के 14,023 केस रिपोर्ट हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 1,658 कोरोना केसेज है। आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,564 है। मुल्क में कोरोना के 1,56,700 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह, बस काम किए जाते हैं इखलास वफा से। रावलपिंडी का ट्रैफिक वार्डन हिम्मत, जज्बे और ईमानदार की जिंदा मिसाल बन गया। तूफानी बारिश में भी फराइज की अंजामदही से गफलत न बरती। चट्टान की मान डटा रहा और ट्रैफिक की रवानी में खलल न आने दिया। तूफानी बारिश में ड्यूटी सरअंजाम देने वाले ट्रैफिक वार्डन इमरान ने कहा कि उन्होंने अपनी ड्यूटी किसी सिले के लिए नहीं अंजाम दी, बल्कि अपना फर्ज निभाया है। सबको ऐसा ही करना चाहिए। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से अपने नुमाइंदा सच टीवी सोहेल राजा से। सोहेल राजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ रावलपिंडी कचहरी चौक पर। ट्रैफिक वार्डन पुलिस एहलकार एक हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ तूफ़ानी बारिश में इन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। न सताइश की परवाह, न सिले की तमन्ना, बस काम किए जाना ईमानदारी और वफा से। रावलपिंडी के ट्रैफिक वार्डन ने जिंदा मिसाल जो है वो एक कायम कर दी है। तूफ़ानी बारिश में भी ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा है। जी सर, आप बताइएगा, आपने इतनी ईमानदारी से तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी था, आपने ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा, आप बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हक और सच का लंबरदार है। देख लें, रोड पे हौसले खड़े होते हैं, जवान नहीं खड़ा होता, हौसले खड़े होते हैं। ये हमारे बारिश या तूफान जो होता है हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसमें काज लोगों ने एतराज़ किया था कि आपने बरसाती नहीं पहनी हुई, आपने मेयर्स नहीं किए। देख लें कि बरसाती आपका जस्ट 2 मिनट चलती है, उसके बाद वो आप भीग जाते हैं। और तूफानी बारिश थी, आप उसमें छतरी वगैरह नहीं इस्तेमाल कर सकते। इतनी तूफान है, वो छतरी आपके हाथ में खड़ी नहीं हो सकती। ये हमारा हौसला होता है जो हमें अफसरान की तरफ से मिलता है। हमें अफसरान मोटिवेट करते हैं। हमारे खुसूसी CTO साहब, CPO साहब रावलपिंडी और RPO साहब, इन्होंने हमें मोटिवेट किया है कि आपने अच्छा काम करना है, हम आपको सराहेंगे। वो हर काम में हमारा साथ देते हैं। जब भी हमें से कोई अच्छा काम करता है वो सबसे पहले पेशदारी करते हैं। किधर से आपका ताल्लुक है और कितने अरसे? मैं जेलम से बिलोंग करता हूँ और तहसील पिंड दादल खान लिल्ला मेरा भाई गाँव लिल्ला से मेरा ताल्लुक है। और यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते तकरीबन 11-12 साल मुझे हो गए हैं लगभग भाइयों। और मेरी तमाम फील्ड की नौकरी है और किसी चीज़ की मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे सारे भाई मोटिवेट। हम ये गर्मी सर्दी हम अमूमन ड्यूटी करते हैं। बिल्कुल, आपने सुना ट्रैफिक वार्डन पुलिस एहलकार इमरान का यही कहना है कि हम गर्मी और सर्दी हो, धूप हो या बारिश हो, हम अपनी ड्यूटी जो है ईमानदारी से सरंजाम देते हैं। हमें पुलिस ऑफिसर, RPO, CPO और CTO साहब की तरफ से यही कहा जाता है कि आपने अपनी ड्यूटीज ईमानदारी से सरंजाम देनी है। जी शुक्रिया सोहेल राजा। ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी जांचने के लिए पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। शहरियों की मदद, फर्ज शनासी, फराइज में जिम्मेदारी और अच्छे रवैये पर पॉइंट्स मिलेंगे। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी।
ट्रैफिक वार्डन्स ने इनाम हासिल करना है तो कारकर्दगी दिखाना होगी। सिटी ऑफ लाहौर ने वार्डन्स को अच्छी कारकर्दगी पर हर माह इनामात देने का ऐलान कर दिया। अच्छी शोहरत, फर्ज शनासी, अच्छे टर्नआउट पर 5-5 पॉइंट्स मिलेंगे। फराइज में जिम्मेदारी पर 5 और ओवरऑल कंडक्ट पर 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। शहरियों की मदद करने, कानून शिकन अनासिर की सरकोबी और गुमशुदा अशिया की शहरियों तक बाहिफाजत वापसी पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे। सरकारी अमूर की बेहतरीन सर अंजाम दही और रिकॉर्ड की तकमील पर 10 पॉइंट्स, ब्रीफिंग डीप ब्रीफिंग में हाजिर आने पर 10 पॉइंट्स, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मौसर कार्रवाई पर 10 से 100 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह शहरियों से नारवा सलूक, गैर हाजिरी, फराइज में अदम दिलचस्पी और सजा मिलने की सूरत में पॉइंट्स माइनस होंगे। 24 घंटे गैर हाजिर रहने पर 10 पॉइंट्स, जबकि 4 रोज तक गैर हाजिर होने वालों को इनाम की कैटेगरी से निकाल दिया जाएगा। शहरियों की तरफ से बाद इंक्वायरी कंप्लेन दुरुस्त साबित होने पर 15 पॉइंट्स मनफी होंगे। सबसे ज्यादा 50 पॉइंट्स करप्शन की शिकायत दुरुस्त साबित होने पर मनफी होंगे। मामूली सजा पर 20 पॉइंट्स मनफी और वार्डन्स को बड़ी सजा पर इनाम की कैटेगरी से भी निकाल दिया जाएगा। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत जारी है। बारामूला में नामो नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। काबिज फोर्सेस ने तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन अशरफ सहराई को भी गिरफ्तार कर लिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के बासियों पर काबिज भारतीय फोर्सेस ने जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। काबिज फौज ने एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को जिला बारामूला में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। काबिज फोर्सेस ने मकबूजा वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर रखा है। वादी जन्नत नजीर भारतीय मजालिम की अमली तस्वीर पेश कर रही है, जहाँ काबिज फौज के हाथों इंसानियत की तजलील मामूल बन चुकी है। काबिज फोर्सेज ने तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन अशरफ सराई को गिरफ्तार कर लिया। अशरफ सराई को श्रीनगर में वाक़ई उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। बुज़दिल फोर्सेज ने अशरफ सराई के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। मकबूजा कश्मीर में छापे, गिरफ्तारियां, कत्ल गारत बुज़दिल भारतीय फौज ने अपना शार बना रखा है। घर घर तलाशी की आड़ में चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। वादी में जबरी पाबंदियां ताहाल बरकरार है। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। कश्मीरियों को कोरोना की आलमी वबा के दौरान भी बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत के मतवाले भारतीय जबर तशद्दुद के खिलाफ उठ खड़े हुए, पाकिस्तानी परचम लहराया, आजादी के हक में फलक शगाफ नारे बुलंद कर दिए। हम क्या चाहते हैं? आजादी का मतलब क्या? स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से सेक्रेटरी जनरल वफाकुल मदारिस कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी ने मुलाकात की। पंजाब असेंबली में दीनी कुतब से मुतल्लिक बिल की मंजूरी पर चौधरी परवेज इलाही को खराज तहसीन पेश किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने उलमाए कराम की दीन इस्लाम के लिए खिदमात को सराहा। कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी ने कहा कि मुत्तहिदा उलमा बोर्ड से दीनी कुतब और मजहबी मवाद की तस्दीक लाजमी करार दिए जाने से फितनों का दरवाजा बंद हो गया। मुलाकात में इस्लाम दुश्मन अनासर के खिलाफ मिलकर लायामल मरतब करने पर भी इत्तफाक किया गया। लबनानी फौज का कहना है कि इसराइल के जंगी जहाजों ने समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। तर्जुमान लबनानी फौज के मुताबिक इसराइली जहाजों ने रास अल नाक़ूरा के साहिली इलाके में घुसकर समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी की। जुमेरात के रोज भी इसराइल के 6 जंगी जहाज रास अल नाक़ूरा के साहिली इलाके में दाखिल हुए। इसराइल मुसलसल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 2006 में इसराइल और लबनान के माबैन 33 रोजा जंग के खात्मे का ऐलान किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूरी होने वाली करारदाद के मुताबिक इसराइल लबनान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकता। तर्जुमान लबनानी फौज का कहना है कि इसराइल बदस्तूर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए लबनान की फजाई, जमीनी और समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वादी उल कुद्स पर काबिज सेवेनी फोर्सेस का नस्ली तासुब खुलकर सामने आ गया। मास्क ना पहनने पर फलस्तीनी नौजवान को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। दूसरी जानब इसराइली लड़की को मास्क ना पहनने पर निहायत शाइस्तगी से मास्क पहनने की तलकीन की गई।
פה, אכיפה בריונית בציבור החרדי, דוד בר לוי, אני גיבור, אתה הבאת למסכה ולא הבאת דוח, ולא הבאת דוח, ולא הבאת דוח, ולא הבאת דוח. אנחנו נאכוף את משטרת ישראל, דוד בר לוי נתן דוח לזאתי שלא הייתה למסכה, הנה זאתי שלא הייתה למסכה, सहाफ़ी समाल खशोगी के कत्ल में सऊदी वलीअहद मुलव्विस हैं। आलमी ताकत मोहम्मद बिन सलमान को इंसाफ के कटहरे में लाने की राह में रुकावट बनी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टर ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी रिपोर्टर अगंस किलामार ने तुर्क प्रोसिक्यूटर की जानिब से सऊदी अरब के 20 फरारी मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी के हुक्म की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि सऊदी अरब इन मुल्ज़िमों को तुर्की के हवाले नहीं करेगा। अलबत्ता तुर्क अदालत का इक़दाम अहम और कानूनी है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी रिपोर्टर ने कहा कि इस केस के असल मुल्ज़िम सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं और वो फिलहाल अदालत में पेश नहीं होंगे क्योंकि उन्हें बड़ी ताकतों की हिमायत और पुष्पनाई हासिल है। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी अरब के कौंसल खाने में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर 2 अक्टूबर 2018 में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। सहाफ़ी की लाश को सऊदी अरब ने अभी तक खशोगी के लवाहिकीन के हवाले नहीं किया। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी निजात बॉक्सर हमजा शिराज ने एक और टाइटल अपने नाम कर लिया। नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तानी नयाद हमजा शिराज ने एक और कामयाबी अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी नयाद बॉक्सर हमजा शिराज ने बरतानवी मद्दे मुकाबिल को हराकर यूरोपियन सुपर वाटरवेट चैंपियन टाइटल जीत लिया। हमजा शिराज ने अपनी फतह कोरोना से जिंदगी हारने वाली खाला के नाम कर दी। उनका कहना था कि ये जीत मेरे मद्दाहों की दुआओं से मेरे लिए मुमकिन हुई। मैं तमाम मद्दाहों का शुक्रिया अदा करता हूं। सच न्यूज से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।